आदाब। मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं हस्ब मामूल ज़र्रार खोड़ो। प्रोग्राम के जो दूसरा हिस्सा है उस पर हम बात करेंगे कि एक पाकिस्तानी मसनूई अज़ा बनाने वाली एक पाकिस्तानी कंपनी गज़ा के बच्चों की मदद आखिर किन किन तरीक़ों से कर रही है। हमारा जो फ़र्स्ट हाफ़ का मौजू है वो है अक़लियतों का मसला। अक़लियतों का मसला ये नहीं है कि कोई रोने पीटने वाली बात है। जब भी हिंदुस्तान से बिलखुसूस 2015 के बाद से ये ख़बर आती है कि जी घर वापसी की तहरीक शुरू कर दी है कुछ पंडितों ने और मुसलमानों को जबरी तौर पे हिंदू बनाया जा रहा है और उसे घर वापसी का नाम दिया जा रहा है, तो यकीनन दिल दुख उठता है। फिर ये ख़बर आती है कि 2 या 4 या 5 जो मुसलमान हैं उन्हें किसी रेलवे स्टेशन पे लिंच कर दिया गया या किसी गांव में दरख्त से बांध के मार दिया गया, तो यकीन करें कि हम में से बहुतों का खाना छूट जाता है। फिर ये ख़बर आती है कि जो भी मेले ठेले हैं उनमें पाबंदी लगाई गई है कि मुसलमान जो हैं वो कारोबार ना करें, वो अपने ठेले जो हैं दूर रखें, उससे जो मेजॉरिटी है वो नापाक हो जाती है। तो हमें लगता है कि ये माशी नस्ल कुशी है। फिर अक्सर इबादत गाहों पर हमलों की भी ख़बरें आती हैं, नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में। तो हमें लगता है कि यार वहाँ बुनियादी इंसानी हुकूक़ जो हैं, कहने को तो वो सेकुलर मुल्क है और जो जमहूरियत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, तो बुनियादी इंसानी हुकूक़ का क्या है, और फिर हम हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर यही सब कुछ या इससे कुछ मिलता जुलता हमारे इर्द गिर्द हो रहा हो, इस बिल्डिंग से बाहर हो रहा हो, तो हम में से अक्सर वो जो एक 3 सिंबल्स हैं उनमें से कोई एक बन जाते हैं। ना बुरा देखो, ना बुरा सोचो, ना बुरा सुनो। और जो मदद भी करना चाहते हैं वो भी इस माहौल में ख़ुद को बेबस महसूस करते हैं और दिल को महसूस करके रह जाते हैं। मैं आपके सामने 2-3 छोटी छोटी मिसालें पेश करता हूं जो पिछले एक आध हफ्ते के अंदर आई हैं। आज की ताज़ा तरीन जो कि अभी तस्दीक होनी है, ये ख़बर ये है कि लता, मीना और अनीता, इनमें से लता और मीना जो हैं वो कमसिन बच्चियां हैं और अनीता जो है वो यंग लड़की है। बहरहाल इन तीनों को टंडवाला यार का इलाक़ा है सुल्तानाबाद, वहाँ से अगवा कर लिया गया। FIR दर्ज हो गई है। अभी हम इस खबर की मुकम्मल तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास ये ख़बर आज की आई है। शहदादपुर में 3 कमसिन बच्चों और एक लड़के का जबरी तब्दीली मज़हब का वाक़या, ये भी इसी हफ्ते की ख़बर है। 14 साला अलीना मसीह 25 जून को मज़हब तब्दील करवा के उसकी शादी की जाती है और फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि मुकदमा अदालत में जाता है। जैसा कि एक वो है SOP है, वो अदालत हुक्म देती है कि इनका टेस्ट कराया जाए, उम्र का तयन किया जाए, बालिग हैं बालिग नहीं हैं। तो पहला जो बोन टेस्ट होता है उसमें उसकी उम्र होती है 17 से 22 साल के दरमियान। जब इस रिपोर्ट को चैलेंज किया जाता है तो फिर दोबारा बोन टेस्ट होता है तो उम्र निकलती है 15 से 17 के दरमियान। फिर वो कहते हैं कि जी नादरा का फॉर्म भी क्या कहता है, फॉर्म बे, तो उसमें बच्ची की जो उम्र है, पैदाइश की तारीख़ है वो 2010 की है, यानी वो इस वक्त 15 साल की होनी चाहिए। बहरहाल ये है कि वो इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन जो इंस्टीट्यूट है उसकी तहवील में है और ये पहला वाक़या नहीं है, अक्सर ये होता है। अब तहवील में थी ये पिछले साल का केस है। अब वो जिनके साथ एलिजिडली उन्होंने शादी की है, हैदर अली, जो उनकी उम्र कोई 26-27 साल की है, वो अब दोबारा उनके पास है। इसकी मज़ीद तफसील हम लेंगे। तो अच्छा, हम लाख पूरे प्रोग्राम भले इस पे कर दें और हम दोनों बोलते रहें, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने सोचा कि जो लोग हैं उन कम्युनिटी के, उनको बुलाएं और उनसे पूछें कि चल क्या रहा है। तो एक तो हैं सफदर चौधरी साहब जो ह्यूमन राइट्स के कारकुन हैं और जो मसीही बरादरी है उसकी कानूनी मदद भी करते हैं, इंसानी हुकूक़ के हवाले से भी मदद करते हैं। वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में हैं
सुखदेव साहब हैं, ये भी इंसानी हुकूक़ के सरकर्दा कारकुन हैं और एक्टिविस्ट हैं। सुखदेव साहब, जो भी जैसे भी कवानीन हैं वो भी ऐसे जो रुझानात जिनका मैंने बयान किया है उसकी रोकथाम में ख़ासी हद तक नाकाम है। तो आप चूँकि सरकार के साथ भी काम करते हैं, आप कम्युनिटी के साथ भी काम करते हैं, तो ये जो रुझानात हैं इनकी रोकथाम के क़वानीन बज़ाहिर नाकाम क्यों नज़र आ रहे हैं? कहीं नीयत का मसला है या रिट का इशू है? Thank you for having me on your show, Mr. साहब। देखिए, being a spokesperson of the Sindh government as well as a member of Sindh Human Rights Commission, मेरे ख्याल में इसको मैं दोनों तरीके से, दोनों पहलू से कवर करूँगा। कम्युनिटी की क्या ग्रीवेंसेस हैं, गवर्नमेंट की क्या इंटेंशन है, उसके साथ एक कानून में क्या इशू है। कन्वर्जन के जो इशूज़ हो रहे हैं, आप इसको फोर्स कन्वर्जन कहते हैं, कन्वर्जन है क्या, उसमें इशू क्या है। मैं जैसे अभी शो स्टार्ट होने से पहले से आपसे बात करता है, एक प्याज जैसे होता है, ओनियन होता है, उसको आप उसकी सतह को आप खोलते जाते हैं तो खुलती जाती। कन्वर्जन का ऐसे इशू है। कन्वर्जन में दो इशूज़ आते हैं, एक होती है बिलो 18 18 साल से कम, एक होती है अबव 18 18 साल से ज़्यादा। फिर उसमें आते आपके जेंट्स, आया वो लड़के की कन्वर्जन हो रही है, लड़की की कन्वर्जन हो रही है। आपके पास 99.9% जो केसेज आएंगे उसमें लड़कियाँ कन्वर्ट हो रही हैं। उसमें भी फिर आपको पहलू मिलेंगे, आया वो किस बरादरी से। आज जैसे आपने केस की बात की, आज का जो केस है ये बेसिकली गालबन केस हुआ था 13 तारीख को, आज 15 सुल्तानाबाद। जी बिल्कुल। इसमें सुल्तानाबाद में ये 3 लड़कियां थी, ये 2 मेघवाड़ कम्युनिटी से थी, एक कोली कम्युनिटी से। आज वो अपेयर हुई हैं सिंध हाई कोर्ट में, हैदराबाद सर्किट बेंच में। उन्होंने खुद ही जाकर केस वहाँ पे अपेयर हुई और अपनी फैमिली के खिलाफ किया 22AB के अंडर कि हमारी फैमिली हमें हरास कर रही हो, हमें प्रोटेक्शन दी जाए। इनमें से एलिजिडली एक माइनर है और 2 मेजर हैं। अब इसमें आप देखिए ना, ये एक मॉडस ऑपरेंडी है कि जब भी कन्वर्जन होती है उसके बाद 2 चीज़ें आपको नज़र आती है। सबसे पहले लड़के की शादी, उसके बाद जो है सनद तो आ गई ना, सनद की बेसिस पे शादी। सनद उसको मुसलमान डिक्लेयर कर देती है, हालांकि उस सनद की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। उसके बाद वो कोर्ट में आती है, कोर्ट में आते ही अपने माँ बाप के ऊपर FIR कटवाते हैं लड़के कि जी मेरे माँ बाप भाई घर वाले मुझे हरासा कर रहे हैं। ये तकरीबन हर केस में, ये SOP है। ये आप जो भी केस देखेंगे, शुरू में आपके पास खबर है कि लड़की किडनैप हो गई, उसकी एज होगी 9 साल से लेके 25 साल 28 साल 30 साल 50 साल 20 साल, कभी कभार लड़की वो शादीशुदा पे होगी। तो वो आपको दिखेगी। दूसरा, पहला मॉडस ऑपरेंडी हुआ शादी, कन्वर्जन फॉलोड बाय मैरिज, देन हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कि जी अपनी फैमिली के ऊपर ही 22AB क्या होता है कि जस्टिस ऑफ पीस के पावर्स होते हैं लोकल जज को या कोर्ट को कि वो पुलिस FIR हमारे नहीं काट रही, आप पुलिस को डायरेक्ट करें हमारी FIR काटे। तो उससे होता है कि वो नेटवर्क बिछा देते कि उसकी जो फैमिली है वो कानूनी चारा कोई ना कर सके। अब बीइंग द स्पोक्सपर्सन गवर्नमेंट, मैं आपको एक सरकारी पहलू उसका देता हूँ। जब कन्वर्जन की बात आती है कानून के, इसके 3 पहलू हैं। हमारी रियासत के 3 सतून क्या होते हैं? जुडिशरी, एग्जेक्टिव, पार्लियामेंट। हम बीइंग अ गवर्नमेंट एग्जेक्टिव बात कर सकते हैं और पार्लियामेंट की, जुडिशरी के हवाले से हम बात कर सकता है। जब सिंध गवर्नमेंट की बात आती है, आप तो मेरे साथ इतना एग्री करेंगे कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव जो है वो सिंध गवर्नमेंट है। वाहिद सूबा है सिंध गवर्नमेंट जिसने कोशिश की थी और लॉ पास भी करवा लिया था 2016 में फोर्स कन्वर्जन के खिलाफ कि कन्वर्जन कैसे होगी, क्या होगी, और उसको हमने गवर्नर को भेजा असेंड करने के लिए। अब वो गवर्नर साहब ने असेंड नहीं किया। गवर्नर साहब फेडरल के थे, फेडरल को प्रेशर आ गया। उसके बाद जो है गवर्नर साहब ने बिल वापस भेज दिया। फिर वो एक मजहबी रिएक्शन उठा, हर चीज़ हुई। हमें प्रोग्रेस को भी एक्नॉलेज करना चाहिए कि वाहिद सूबा जिसकी पॉलिटिकल लेजिस्लेटिव इंटेंट है कि हम इसके अराउंड कानून लाएंगे, वो कानून हमारा पास नहीं हो पाया, जिसकी वजह से खाल है। उसकी एब्सेंस में हमने क्या किया कन्वर्जन को रोकने के लिए? आपका PPC जो है, जो पाकिस्तान पीनल कोड है, उसमें ऑलरेडी 498B 498B है कि कोई भी लड़की अगर उसको ज़बरदस्ती शादी के लिए उठाया जाता है, अगर वो गैर मुस्लिम है, तो उसके लिए क्या कानून होगा। हम उसके बाद राय सिंध गवर्नमेंट, सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, वाहिद सूबा है सिंध जिसमें बच्चे की उम्र 18 साल डिफाइन की गई है। कोई भी 18 साल से कम लड़का होगा या लड़की होगी, उसकी शादी वॉइड होगी, अब निशो होगी और वो इल्लीगल होगी। अच्छा, ये सब एक सेकंड मैं इस पे वो कंप्लीट कर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया के बेहतरीन कवानीन मैं मान लेता हूँ कि अगर पाकिस्तान के 4 सूबों हैं प्रोग्रेसिव कवानीन है, सिंध में सब है,
हमारा प्रॉब्लम ये है कि ग्राउंड पे ये कवानीन जड़ क्यों नहीं पकड़ पा रहा है। मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। हमें ये रोज़ाना ख़बरें जो मिल रही हैं, कवानीन तो बेहतरीन है, उस पर हम डिबेट ही नहीं कर रहे हैं। मैं बैठ जाता हूँ उस पर कर रहे। आप एक चीज़ उठा लें कि दुआ ज़हरा का केस आपने देखा, रीना रवीना का केस देखा। अक्सर क्या करते लोग, जो उनको कन्वर्ट करवाना होता है, बिलो 18 होते हैं, यहाँ से सिंध से लेके चले जाते हैं पंजाब। पंजाब में प्रॉपर कन्वर्जन सेंटर्स बने हुए हैं, इश्तिहार लगे हैं उनके बाहर कि हमने इतने सालों में 1000 कन्वर्जन्स करवाई, 1500 कन्वर्जन्स करवाई, पूरी की पूरी इकॉनमी है। जैसे अभी आपने फॉलो किया होगा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि एक पूरा ब्लास्फेमी गैंग है जो लोगों को जो है किसी न किसी वजह से फंसाता है, ब्लास्फेमी के झूठे, ऐसे ही पूरे गैंग्स चलते हैं कन्वर्जन की। सिंध का मसला नहीं है, कन्वर्जन नेशनल इशू है। अब इस पे पंजाब में उसको लेके चले जाते हैं। दुआ ज़हरा को सिंध से पंजाब लेने जाने की ज़रूरत क्या पड़ी? सिंध का कानून आपको अलाउ नहीं करता 18 साल से कम शादी। रीना रवीना को जो इतना हाइप्ड अप केस था, क्यों ज़रूरत पड़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके वहाँ पे शादी करवाने की? सिंध में आप नहीं करवाए क्योंकि सिंध का कानून आपको अलाउ नहीं करता। इसी तरह से हम सबसे बाद लाए सिंध हिंदूज़ मैरिज एक्ट 2016 से पहले कोई ऐसा कानून था ही नहीं कि जो है कि वो डिक्लेयर कर सके अगर मैं हिंदू मेरी शादी हुई है मैं उसको कानूनी तौर पे बता सकूँ कि ये मेरी बीवी है। तो अक्सर क्या होता था, वो शादीशुदा औरत थी उसको उठा के कन्वर्ट कर देते थे या विलिंगली फोर्सफुली कन्वर्ट हो जाती थी। तो ऐसा कोई कानून नहीं था जो उसको रोक सके। तो हिंदूज़ मैरिज जारी होता है, हिंदू मैरिज रजिस्टर जारी होता है, उसमें कानून में एक चीज़ लिखी हुई है, अगर कोई शादीशुदा मर्द या औरत कन्वर्ट होना चाहता है तो उसको पहले सेपरेशन लेनी पड़ेगी, जुडिशियल सेपरेशन कोर्ट से, उसके बाद जाके आप कन्वर्ट हो सकते हैं और दूसरी शादी कर सकते हैं। ये आपका लिखा हुआ है हिंदूज़ मैरिज एक्ट में। नेवरदलेस चैलेंजेस हैं, काफ़ी लूपहोल्स हैं। हमने सिंध गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल इंटेंट का एक बार नहीं बार बार मुजाहरा किया है सिंध हिंदूज़ मैरिज एक्ट में, सिंध चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेंट एक्ट में। और देखिए ना, सिंध में जो स्टेट अपरेटिस है वो विक्टिम का साथ देता है, कभी भी ऑपरेसर का साथ नहीं देता। जी देखिए, अब वो तो चले, अब जुडिशरी पे आपने बात की कि मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि जैसे अब ये जो आपका शहदादपुर वाला केस है, राइट, इसमें सब माइनर्स नहीं है लेकिन कुछ माइनर्स हैं, राइट। जैसे कि हनी कुमार की उम्र 13 साल है, दिशा की मेरा ख्याल 15 साल है, राइट। तो अगर इनको बाकायदा अबडक्ट किया गया है तो फिर चाइल्ड अबडक्शन का केस बनता है ना। लेकिन आप देखते हैं कि बेल होती है, श्योरिटी पे रिलीज हो जाते हैं, यानी कि संगीन। श्योरिटी कितने में हुई आपको पता है इनकी? कितनी हुई है पर चाइल्ड? इसमें 2 मेजर थे, 2 माइनर थे, एक हनी और दूसरी उसकी कज़न थी। वो दोनों 18 साल से कम थे, जिनको पेरेंट्स के बाद कोर्ट ने वापस भेजा। वो भी कम्युनिटी के रिस्पांस के बाद, जब गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, जब सिंध गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, जब पुलिस ने उनको कराची से रिकवर किया, उसके बाद जब वो कोर्ट में हुई। पर माइनर 1 करोड़ पे बेल। खून के केस में 5 लाख होता है, 2 लाख होता है, 50,000 होता है, पर माइनर 1 करोड़ पे। क्या हमारे दिए अपने बच्चों को लेने के लिए पर बच्चा उन्होंने 1 करोड़ पे श्योरिटी जमा करवाई। ये है आपकी, मैं कुछ बोलूंगा बीइंग ए स्पोक्समैन गवर्नमेंट, मेरे ऊपर वो तो इन अदालत ना लग जाए, मैं ज़्यादा इस पर डिबेट कर नहीं सकता। लेकिन ज़रार का ये पॉइंट है कि यार ये सीधा सीधा अबडक्शन की दफात लगनी चाहिए ना। इस पे लगी हैं, FIRs भी हुई हैं। जो पहले आप टंडो LIR के केस की बात कर रहे थे, इसमें हमारे पास कवानीन है 365B, 377, 375, 498B सब लगती हैं। आज जो हुए FIR 44, 45, 46 ऑफ 2025 टंडो LIR केस पे लगी हैं। ये जो स्पेसिफिक केस आप बात कर रहे हैं सांगड़ की, इसमें क्या है, हमने जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, ये इंडोक्ट्रिनेशन अभी से नहीं हो रही थी, 2 साल 1.5 साल से, मतलब ग्रूम किया जा रहा। एक इंस्टीट्यूट जिससे वो पढ़ रहे थे, एक पूरा का पूरा गैंग अपेरेंटली, मैं अभी इस पे हतमी नहीं कह सकता, इस इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे, कि प्रॉपर गैंग है जो 2 साल 1.5 साल 3 साल इंडोक्ट्रिनेट करता है। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लड़कियाँ होती हैं, स्पेशली वो टारगेट करते हैं लड़कियों को, बच्चियों को। और ये मेरे ख्याल में सिंध से बाहर भी काम कर रहा है, सिर्फ सिंध में नहीं है। सिंध में पहले हॉटस्पॉट्स होते थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जहाँ पे लोग जाके कन्वर्जेंस करवाते थे। कोई मेरे गांव में है, कोई आपके गांव में है। अब ये प्रॉपर एक आप समझे बिजनेस बन गया इस चीज़ का। तो ये एक सोसाइटल इशू है, इस पर सबको सोसाइटी को मिलकर काम करना पड़ेगा। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे दौर में आपने देखा, जाओ लग के दौर के अलावा मेरी ज़ाती नज़र में जो इमरान खान साहब का दौर है, उन्होंने जो अकलियतों के इशू को दचका दिया। और 2019 में जी पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, उसके सरबराह कौन थे? अनवारुल हक काकड़ साहब, आपके साबका वजीर आज़म मुल्क के। किस चीज़ पे कमेटी बनी? फोर्स कन्वर्जन के हवाले से। फोर्स कन्वर्जन को उन्होंने जाके जहाँ पे हॉटस्पॉट्स हैं, जैसे मेरा इलाका गोटकी है, सांगड़ है या पंजाब कुछ इलाके, वहाँ पे जाके अब अनवारुल हक काकड़ साहब आके कहते हैं कि जी कोई फोर्स कन्वर्जन नहीं होती, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। पर फिर भी हम इसके लिए, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई है, हम इसके लिए लॉ लाते। पार्लियामेंट्री कमेटी बनी क्यों आपको पता है?
पाकिस्तान को पहली बार डिक्लेयर किया गया कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न बाय यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एजेंसी, जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के अंडर चल रही है। कोई भी कंट्री सीपीसी अगर डिक्लेयर होता है तो स्टेट डिपार्टमेंट के पास इख्तियार होता है, वो उसके ऊपर ट्रेड एम्बार्गो लगाते हैं, उसके साथ तजारत ना करे, उससे बचने के लिए उसको फिर वेव ऑफ करता है। मतलब वो एक बार्गेनिंग चिप आपका एक दूसरा मुल्क आपके ऊपर रख के बैठा हुआ। उसके साथ हमारा दूसरा इशू क्या चल रहा है, जीएसपी प्लस का, यूरोपियन यूनियन का। तो उसकी वजह से ये उसकी वजह से वो उन्होंने इमरान खान ने, जब वो पार्लियामेंट्री कमेटी का ड्राफ्ट बिल बनने गया तो जब कमेटी में आया तो इमरान खान साहब पहले तो जी कुछ मजहबी स्कॉलर्स जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, स्कॉलर उनको कहना चाहिए नहीं, उनको अश्योरेंस देते हैं, इट्स रिपोर्टेड, इट्स इन न्यूज़ कि मेरी गवर्नमेंट के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं आएगा। फिर जो कमेटी में जाता है तो दो पीटीआई के जो है रुकन, एक तो अलीमन खान साहब थे जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर, दूसरा नूर अल कादरी साहब, उन्होंने विदाउट वोटिंग बिल स्क्रैप कर दिया। वहाँ पे कहते जी ये एंटी इस्लाम है, ये एंटी एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और वहाँ से फिर सीसीआई को उन्होंने रेफर कर दिया जिसका मैंडेट ना, तो सीसीआई किसको बुला के वहाँ पे ले रही है, आप इमेजिन कर सकते हैं। आप तो जाहिर है। अच्छा, सीसीआई ने उन लोगों को बुलाया जो कन्वर्जन करवाते हैं, जो एलिजिड हैं। उससे काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी किबला अयाज साहब जब थे, उन्होंने पूछा उन लोगों से जो कन्वर्जन करवाते कि आया ये बिल लाना चाहिए, हमें नहीं लाना चाहिए। बहुत खूब। तो ये तो हाँ, उनकी राय, उनका स्टेक होल्डर, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाना जरूरी होता है साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ज़ियाउल हक के बाद मेरे ख्याल में जो उन्होंने धक्का दिया ना एक माइनॉरिटी की कॉज को पीटीआई ने, वो शायद ही कोई पहुंचा सके। एक वक्फा लेना है, हमारे दूसरे मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, तो उनसे भी बात करेंगे, वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू हो रही है जबरी तब्दीली मज़हब और अक़लियतें। सुखदेव साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे एक और मेहमान हैं जूम पे सफदर चौधरी साहब, वो पंजाब से उनका ताल्लुक़ है और मसीही बरादरी के हुकूक़ और इंसानी हुकूक़ जो मजमूई तौर पे हैं औरतों बच्चों के, उसके लिए 30 बरस से ज़िंदगी के 30 बरस वो अभी तक दान कर चुके हैं इन इशूज़ के लिए। सफदर चौधरी साहब, आपने सुखदेव साहब की गुफ्तगू सुनी, पंजाब में भी यही सिचुएशन है? जी, थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल मैंने इनकी गुफ्तगू सुनी है, बिल्कुल वो कुछ सूरत हाल मिलती जुलती है। हाँ। सूरत हाल कुछ यूँ है, चूँकि सिंध में हिंदू कम्युनिटी की तादाद ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पर हिंदू बच्चियों के साथ फोर्स कन्वर्जन और अंडर एज मैरिज का जो इशू है वो ज़्यादा है। और इसी तरह पंजाब में मसीही लोगों की तादाद जो है वो ज़्यादा है, और यहाँ पर फोर्स कन्वर्जन और अंडर एज मैरिजेस का जो वो इशू ज़्यादा है। सो गुजारिश ये है कि कई ऐसे केसेस में हम अदालतों से, पुलिस से और दीगर अदारों से मदद मांगते रह जाते हैं, लेकिन हमारे हाथ कुछ भी नहीं आता। रिसेंटली जो आपने भी एक केस का जिक्र किया जिसमें अलीना मसीह अगवा किया गया, जून 24 को वो घर से अगवा होती है और 25 को उसकी एफआईआर दर्ज होती है। 27 को उस बच्ची का हैदर अली के साथ निकाह कर दिया जाता है। और होता यह है कि जो मौलवी साहब हैं वो ना तो बच्ची का कोई बेफॉर्म देखते हैं, ना कोई स्कूल सर्टिफिकेट देखते हैं, ना कोई चर्च सर्टिफिकेट देखते हैं। और होता क्या है कि मौलवी साहब उस बच्ची की उम्र जो है निकाहनामा में 19 साल दर्ज कर देते हैं, जबकि नादरा का बेफॉर्म, उसका चर्च सर्टिफिकेट, उसकी 5वीं जमात की सनद चीख के कह रही है कि बच्ची की उम्र 14 साल है। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करने के बाद जब बच्ची की शादी हो जाती है, फिर मामला कोर्ट में जाता है, तो अनफॉर्चुनेटली अदालतें भी इन मामलों को इग्नोर करके बच्चों को, जो बच्चियां होती हैं जिनका फोर्स कन्वर्जन, फोर्स मैरिज का मामला होता है, उनको शोहर के साथ या उन लोगों के साथ भेज दिया जाता है जिन्होंने अगवा किया होता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा अलमिया है, ये हमारे लिए बड़ी चैलेंजिंग मामला है। अलीना के साथ भी यही हुआ या केस चल रहा है? मैं भी जी, अभी इसकी सूरत हाल ये है कि मैं बदकिस्मती कहूँगा इस मामले में कि पिछले साल नवंबर से हमने ये केस सुप्रीम कोर्ट में डाला हुआ है, जिसका जो अपील नंबर है 5358/24 है, और नवंबर से लेके आज तक 8 माह गुजर चुके हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब इस केस को सुन लें और हमें बता दें कि 14 साल की बच्ची है और इसको
हवाले कर दिया जाए माँ बाप के। अच्छा, ये जो बात है ना, अब यहाँ पर अब अगेन वही जो मैं आपसे भी बात कर रहा था, अगेन शायद हैरान कुन का लफ्ज़ मुझे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अब मेरा ख्याल है कि कुछ भी हैरान नहीं, कुछ भी हैरान नहीं है। 14 साल की लड़की थी ये, 2024 में, अब चले 15 साल की है। इधर वे पंजाब के कवानीन के मुताबिक 16 साल, सिंध में 18 साल। चले हम सिंध की बात नहीं करें, हम पंजाब की बात करें। तो आप जो कुछ भी कहें, वो मुसलमान है, वो हिंदू है, सिख है, मसीही है, अंडर एज है। और ये हमने ही कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे चौधरी साहब, ये तो उनके दस्तावेजात कह रहे हैं, बेफॉर्म हमारे साथ है, वो स्क्रीन पर चल रहा है। तो इस तरह की जो मतलब मेरी अकल समझती है कि ये तो एक बड़ा ओपन एंड शट किस्म का मसला है ना। ये तो फिर आप आ जाते हैं चाइल्ड अबडक्शन में, आप आ जाते हैं किडनैपिंग में, आप शायद रेप में भी आ सकते हैं इसके अंदर। मुझे नहीं पता कितने इसके ऊपर दफात लग सकते हैं। स्टैचुटरी रेप है टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनीवन बिलो 16, 375 37 मतलब दफात पर दफात भी, अगर वो बच्चा चाहे लड़का लड़की, वो कहता भी नहीं, वो रजामंदी का कोई रजामंदी का कांसेप्ट ही नहीं, वो स्टैचुटरी रेप है, इट इज कंसीडर्ड रेप। तो इतनी एक सिंपल, बज़ाहिर एक सिंपल मसले के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा चौधरी साहब। सर मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट तो एक हम 2 मरतबा इस पे हाई कोर्ट जा चुके हैं, हम इस पे जो चैलेंज कर चुके हैं इस बच्ची की उम्र के मामले को। लेकिन होता क्या है कि बार बार हमें बच्ची हमारे हवाले नहीं की जा रही, और अभी भी बच्ची मुल्ज़मान के पास है, और माँ बाप जो है वो रोज चीखते हैं, रोते हैं और कहते हैं कि बच्ची किसी तरीके से हमारे हवाले कर दी जाए। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब अगर इस केस को सुन लें तो मेरा ख्याल है कि उनको रहम आ जाए और बच्ची जो है वो वालिदैन के हवाले कर दी जाए। ओवरऑल सूरत हाल ये है कि हम इस केस को NCHR में लेके गए, हम इस केस को NCRC में लेके गए, लेकिन बहुत सी जगह पर जो उनके एक्ट्स हैं वो भी खामोश है और उनके हाथ बंधे हुए हैं। जबकि मैं ये समझता हूं कि पार्लियामेंट को NCHR और NCRC और इसके साथ साथ जो है NCSW के हाथ जो है वो मजबूत करने चाहिए, और इसमें अमेंडमेंट करके मजीद इसको तकवीयत देनी चाहिए, ताकि ये जो कमीशंस बनाए गए हैं अदालतों में जाने से पहले अगर इनके पास कोई एप्लीकेशन आती है तो इनके पास इख्तियारात थोड़े ज्यादा हों। अभी भी इनके पास जुडिशरी पावर्स हैं NCHR के पास, लेकिन उसके बावजूद मैं चाहता हूं कि मेरी गुजारिश ये है कि और इनके पास पावर्स आ जाए। जैसे अब हम एप्लीकेशन लेके गए कि भी इस बच्ची को बाजियाब करवाया जाए, अब तमाम एविडेंसेस मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स मौजूद है कि बच्ची 14 साल की है। पंजाब में अगर मुल्जमान इतने शातिर होते हैं कि वो इस्लामाबाद से उठाते हैं, पंजाब में जाके साथ ही रावलपिंडी में जाके निकाह कर लेते हैं। अब जब वहां पर जो निकाह करते हैं तो वहां पर एज जो है 16 साल, लेकिन इसमें अभी भी बच्ची की उम्र 14 साल, अभी भी बच्चे की उम्र 16 साल से तो कम ही है ना। थोड़ा प्रेसिडेंट साहब को भी क्रेडिट दे दें। अभी जो बोर्ड की स्टेटमेंट AC साहब लेते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, वो भी विदाउट एनी डॉक्यूमेंट वॉचिंग 164 की स्टेटमेंट ले लेते हैं। जबकि हम ये समझते हैं, हमें ये मालूम है कि अगर कोई बच्चा जो अंडर एज है उसकी 164 की वैल्यू कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि अगर उसकी 164 की स्टेटमेंट मान ली जाए तो उसकी 164 की स्टेटमेंट पे फिर उसका आर्म्स लाइसेंस भी बनना चाहिए, उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी बनना चाहिए, और दीगर जो एक अडल्ट। अच्छा, एक चीज चौधरी साहब, सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ अगेन। देखिए, अब ये सिर्फ कोई हिंदू या मसीही या सिख की बात नहीं होगी ना। अगर आप सैंक्शन कर रहे हैं एक 14 साल या 15 साल की लड़की की शादी, यार ये तो एक अलग जुर्म है ना। मैं तो इस पॉइंट पे फंसा हुआ। 2011 का तो मुसलमानों का केस था। वही एग्जैक्टली। अच्छा चौधरी साहब और सुखदेव, मैं आप दोनों से ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, जितने भी इस तरह के केस हमने देखे और इस तरह कई केसेस देखे, यकीनन सारे केसेस हमने नहीं देखे, 2-3 कॉमन चीज़ें हैं इसमें। कि एक तो मैंने बहुत कम देखा है कि कोई अडल्ट इस तरह की कन्वर्जन की स्टोरी इस तरह है। हमेशा ज़्यादातर मेरा ख्याल 99% आपने कहा था लड़कियां होती हैं, और वो भी कम उम्र, राइट, कभी बालिग नहीं होती। लड़के तब्दीली मजहब में इंटरेस्टेड नहीं है, बड़े इंटरेस्टेड नहीं होते, एक कह लें। हाँ, ऐसा ही है। तो अगेन जब इंसेंटिव दिए जाते हैं आइडेंटिटी के इशू के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज, वो उस कास्ट उठाते हैं। जब सोशो इकोनॉमिक रीजंस होते हैं, गुर्बत की वजह से उनको लालच दी जाती है कि आप आ जाएं, आपको हम नौकरी देते हैं। क्या ये सच है? सॉरी सुखदेव, मैं बात कर रहा हूं, सोशो इकोनॉमिक रीजंस, क्या ये सच है ड्राइविंग फैक्टर है? ज्यादातर शेड्यूल्ड कास्ट से कन्वर्जन्स होती हैं?
अगर सिंध की हम बात करें? मैं तो उसको शेड्यूल्ड कास्ट नहीं कहता, उसको आप कह लें रिप्रेस्ड कास्ट। ऑफिशियल टर्म शेड्यूल्ड कास्ट है। ये बिल्कुल सच है, मेजॉरिटी उन कास्टें से आते हैं जो एक सोशियो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड होते हैं, जिनके पास 2 वक्त के खाने के लिए कम पैसे होते हैं। आप ले लें सिंध में मिसालें भील, बागड़ी, ओड, मारवाई कम्युनिटी में पढ़ लिख के अपने आप को अपलिफ्ट कर लिया, मेघवाड़ कम्युनिटी में, दूसरी जैसे हो गई जैसे कच्छी हो गई, इनके पास क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक मौक़ात कम होते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, ये ज़्यादा उस प्रोफेशंस में होते हैं जैसे भीख मांगना या बचपन से ही जो है कम उम्र से नौकरी कर लेना या मजदूरी कर लेना, तो उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। एक बड़ा मशहूर केस था, मैंने टेकअप किया था एज ए मेंबर ऑफ द कमीशन, कविता ओड का। वो लड़की जब कन्वर्ट हुई कनकोट से के गुटकी में कन्वर्ट हुई, तो मैंने उसका घर जाके देखा, हर चीज़ देखी। तो वो किसके साथ कन्वर्ट हुई? वो उसके साथ कन्वर्ट हुई जो एक लड़की 12-13 साल की होगी, जिसके साथ कन्वर्ट हुई, ही वॉज अबव 30, but he was able to provide her with food, shelter, ये सब इंसेंटिव्स देके उसने उसकी ऐसी इंडोक्ट्रिनेशन की, आप मज़हब तब्दील कर लें, फिर जो है आपको ये सब चीज़ें भी प्रोवाइड हो जाएंगी। तो इस तरह के वाक़यात भी हैं, सारे ऐसे नहीं होते, पर मेन सोशो इकोनॉमिक फैक्टर ड्राइविंग फोर्स है। दूसरा, इस्लामाबाद की बात चल रही थी, थोड़ा हमें क्रेडिट जो है प्रेसिडेंट जरदारी साहब को भी देना चाहिए कि ICT में अभी 18 साल एज हो गई है बच्चों की, जो अभी असेंट किया है प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब ने, डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ सियासी जमातें ऐसी थी कि जिन्होंने धमकियाँ दी कि हम ये आके अपोजिशन काफ़ी आई थी, अपोजिशन सियासी जमातों से मजहबी सियासी जमातों, और जो सांगड़ वाला केस भी जो हुआ है, इसके पीछे भी एक मशहूर सियासी जमात है जिसका एक रोल इसमें मैं ऑन स्क्रीन तो अभी नहीं कह सकता बिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, बट उसका भी रोल है। तो हमारी कुछ मजहबी सियासी ऐसी जमातें हैं जिनकी इकॉनमी भी इसके अराउंड चल रही है कि वो जो है इस जबरी मजहब तब्दीली या मजहब तब्दीली को और प्रमोट करें। चौधरी साहब, आपकी भी यही राय है? ये एक लिहाज से एक बिजनेस बन गया है पंजाब साइड में? अच्छा सर, मैं थोड़ी सी जरा इससे बियॉन्ड बात करूंगा। जहां तक अगर खुली डुली बात यह है कि मैं तो ये समझता हूं कि ये सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है, रियासत की नाक के नीचे हो रहा है, और ये खुली माइनॉरिटीज की जेनोसाइड है। जिन बच्चियों ने हमारी नस्ल को आगे बढ़ाना है, अगर उन बच्चियों को ही आप कन्वर्ट कर देंगे, उनको अपने मतलब उनको जबरी या मजहब तब्दीली में ले आएंगे, तो माइनॉरिटीज की जो नस्ल है वो कहां से बढ़ेगी? मुझे आप ये बताएं। इसमें बहुत बड़ा जो किरदार है, नेगेटिव रोल जो है वो पुलिस का है। सबसे पहला जो इदारा है वो पुलिस है। जब माँ वालदैन पुलिस के पास जाते हैं कि मेरी बच्ची को घर से अगवा कर लिया गया है और उसको एक कबूल इस्लाम की संद उसके हाथ में थमा दी गई है, तो आप यकीन करें कि पुलिस का रवैया ऐसा होता है कि मैंने पुलिस वालों के मुंह से ये भी सुना है, और वो ये कहते भी सुना है कि अब बच्ची चूंकि कन्वर्ट हो चुकी है, तो अब हम अगर इसको वापस लेके आएंगे तो हमें गुनाह मिलेगा। तो मुझे ये बताएं, जहां पर पुलिस का माइंडसेट ये हो, आप मुझे ये बताएं कि आप पुलिस का एक फिक्रा लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। तो अगर पुलिस को अगर ट्रेन किया जाए, पुलिस को ये ट्रेनिंग दी जाए कि भाई आपने माइनॉरिटीज के इश्यूज को, खासतौर पे अंडर एज कन्वर्जन है, मैं जो 18 साल से ज्यादा बच्चों की कन्वर्जन पे बात ही नहीं कर रहा, तो हर बंदे की अपनी मर्जी है, वो जो मर्जी मजहब इख्तियार करे, लेकिन जो 18 साल से कम उम्र बच्चियां हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि पुलिस को ट्रेन किया जाए कि अगर इस तरह के इश्यूज आते हैं तो उनको थाने की हद तक की अगर मामलात को सेटल कर लिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि आगे ना जाए। बहुत से वालिदैन जिनके पास एक वक्त का खाना भी घर में मौजूद नहीं होता, लेकिन जब उनको ऐसे मामला पड़ जाते हैं, लेकिन ये जुमला जो है ये 7000 साल से ही चल रहा है। आप देख लें इंतहा पसंदी कैसे पेनिट्रेट करें मुकदमात को लड़े। तो फिर आप मुझे बताएं कि जब इकोनॉमिकल पोजीशन सिचुएशन माइनॉरिटीज की इस हद तक खराब होगी, तो जस्टिस कैसे मिलेगा? यहाँ तो बड़े बड़े अमीर ज़्यादा जो है वो जस्टिस नहीं ले सकते अदालतों में, जस्टिस बहुत महंगा हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, सुखदेव साहब। अभी और भी हम इस पे बात कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। क्यों मुसद? हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो अभी के लिए हम एक वक्फा लेते हैं और फिर आपको दिखाएंगे कि एक पाकिस्तानी कंपनी गजा की बच्चों की कैसे मदद कर रही है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। हम ये सब जानते हैं कि इजराइल ने पिछले 2 सालों में कई नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। जैसे कि इस वक्त अगर आप पूरी दुनिया से मवाजना करें तो गजा में फी कस चाइल्ड एम्प्यूटीज़ की सबसे बड़ी तादाद है। ये वो बच्चे हैं जो इजराइल की बर्बरियत का निशाना बने हैं, जिनके हाथ या पूरे बाजू, पैर या पूरी टांग कट गई है। और अगर आप इनके वीडियोस देखें और आप इनके क्लिप्स सुने, इनके इंटरव्यूज़ देखें, तो एक बच्चा मुझे याद है, वो हमेशा कहता था कि जब मेरा दांत गिरा था
तो मेरा एक नया दांत उग गया था, तो अब मेरा हाथ कट गया है, क्या मेरा एक नया हाथ भी कट जाएगा? कुछ बच्चे हैं जो ज़ाहिर है उनकी उम्र थोड़ी सी बड़ी है, उनमें शऊर है, उन्होंने पिछले 2 सालों में जो देखा है वो उनको पता है, और उनकी सिर्फ इतनी ही दुआ है, इतनी ही फरमाइश है कि उनसे पूछें कि मैं क्या आप क्या चाहते हैं? वो कहते हैं कि जी मैं पहले की तरह बाइसिकल चलाना चाह रही हूँ, या मैं फुटबॉल खेलना चाह रहा हूँ, या मैं सिर्फ अपने खिलौनों से खेलना चाह रहा हूँ, अपने ही हाथों से। लेकिन गज़ा में ज़ाहिर है आप जानते हैं कि इनका इलाज नामुमकिन है, सिर्फ क्योंकि इज़राइल अद्वियात तो बहुत आगे की बात हुई, इज़राइल तो वहाँ पर बेबी फार्मूला भी दाखिल नहीं होने देता। इसके साथ साथ आपको अच्छी तरह से पता है कि जो गज़ा के हस्पतालों का क्या हाल किया गया है, और चलें हस्पतालों की तो एक हस्पताल एक इमारत होती है, इमारत दोबारा भी बन जाती है, जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो दोबारा भी आ जा सकती है, लेकिन डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और इसीलिए यही वजह है कि इज़राइल ने बार बार फ़लस्तीन के और गज़ा के डॉक्टरों को भी निशाना बनाया है। लेकिन इस पूरी नाइटमेयर सिनेरियो में एक थोड़ी कुछ उम्मीद की किरण भी है, अगर आप इसको इस तरह देखना चाहें, क्योंकि गज़ा से हज़ारों मील दूर पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की एक कंपनी है बायोनिक्स, उनको अक्सर हमने शो पर कवर किया है अगर आपको याद हो, और उन्होंने गज़ा के बच्चों से एक वादा किया कि हम आपकी मदद करने आएंगे। पिछले साल एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया बायोनिक्स पाकिस्तान ने, लिम्स फॉर गज़ा, जिसमें फंड रेजिंग भी की, काफ़ी नेटवर्किंग भी की, और मकसद इनका था कि गज़ा के जो चाइल्ड एम्प्यूटीज़ हैं, जिन बच्चों की आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, उनको मसनूई आज़ा फराहम किए जाएँ। और अब हम आपको ये बता सकते हैं कि इसका पायलट प्रोजेक्ट, इसका पहली जो इब्तिदाई स्टेज है वो कामयाबी से गुजर गया है। हमें आज स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं अनस नियाज साहब। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। अनस, आप अभी उर्दन से वापस आए हैं, जहाँ पर आपने कुछ गज़ा के जो चाइल्ड एम्प्यूटीज़ हैं उनको प्रोस्थेटिक लिम्स आपने फिट किए हैं। थोड़ा सा बताएं आपका पूरा जो एक्सपीरियंस रहा है। पहले तो मैंने एक लड़की का नाम सुना है, वो मीडिया में भी काफ़ी चल रहा है, सिद्रा के बारे में हमें बताएं। सो थैंक यू सो मच। एंड बड़ी अजीब सी सिचुएशन है वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी एम्पुटेशन हो गई थी, और सबसे जो बड़ा मसला है वो ये है कि जब इनको इवैक्यूएट कराया गया फॉर द प्रोस्थेटिक्स ट्रीटमेंट, वो उन लोगों को ही कराया जा रहा है जो थोड़ा सा मीडिया में हाईलाइट हो जाते हैं। अदरवाइज देयर आर सो मेनी क्लिप्स वायरल हो जाती है, और उनमें से भी कुछ लोग, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी वहाँ पे एम्पुटेशंस हुई हैं। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि जब इवैक्यूएशन होती है तो पूरी फैमिली की नहीं होती, सिर्फ 1 या 2 फ़र्द ऐसे होते हैं जिनकी इवैक्यूएशन होती है, और वो फिर एक ट्रॉमा में गुजर रहे होते हैं कि रोज़ाना वीडियोज़ एंड एवरीथिंग। सिद्रा का जो केस था वो एक एयर स्ट्राइक में अपने स्कूल के पास शेल्टर में थी, और वहाँ पे उसको मतलब अटैक हुआ, तो फिर उसका एम्पुटेशन करनी पड़ी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट उसको नहीं मिली। और फिर उसको जब सीज़ फायर हुआ तो फिर रॉयल मेडिकल जो जॉर्डन की अपनी एक सर्विस है, उन्होंने कुछ बच्चों को जॉर्डन के रेफ्यूजी कैंप में लेकर आए, जिसमें एक सिद्रा और हिब्बतुल्लाह दोनों बच्चियां शामिल थीं। और उनके जो किंग थे उन्होंने प्रॉमिस किया था ट्रम्प साहब से कि हम 2000 बच्चों को लिम्स लगवाएंगे। अब उसमें चैलेंज ये हुआ कि जब सीज़ फायर हुआ सो दे कुडंट गो बैक, और मतलब ये हालात ख़राब हो गए, और उन बच्चों को ये कहा गया कि जब तक आपको कुछ फंक्शनल नहीं मिलेगा तो आप मतलब यहाँ पे रुक सकते हैं। उन्होंने जब पूरी दुनिया से मालूमात की तो पता चला कि बच्चों के लिए कोई सोल्यूशन मौजूद नहीं है, और बहुत महंगा सोल्यूशन है पूरी दुनिया में, और उसके लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा, ट्रीटमेंट्स करानी पड़ेंगी, एंड वीज़ाज़ के सारे चैलेंजेस। बीच में हमें कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया, और वो हम भी बहुत कोशिश कर रहे थे कि हम अपना जो मिशन हम लोग कर रहे थे पूरा कर सकें। मफाज एक क्लिनिक है, लोकल क्लिनिक है वहाँ पे, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। फिर हमने सिद्रा का जो केस है उसको आइडेंटिफाई किया, जिस तरह से लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि हम मोबाइल से किस तरह से मेजरमेंट्स लेते हैं, और आप लोग हैरान थे कि ये कैसे होगा, और एग्जैक्टली उसी प्रोसेस के थ्रू हमने वहाँ पे मेजरमेंट्स ली। और मेजरमेंट्स लेने के बाद हम पहले तो बहुत कोशिश करते रहे कि यहाँ से सामान भिजवा दें, लेकिन उसमें लिम्स में बैटरीज और बहुत सारे कस्टम्स के इश्यूज़ को फेस करते हुए तो मैंने रेड टेप में फंस गए। हाँ, तो फिर मैंने उसको बैग में डाला और मैं खुद चला गया। सो आई वॉज एबल टू गो देयर। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बहुत स्मूथली हुई। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ये पायलट प्रोजेक्ट इसलिए किया गया था क्योंकि
लेग्स जो हैं वो इस वक्त बहुत सारी दुनिया में बनती भी हैं और वो गाज़ा के अंदर भी लगाई जा रही हैं। आर्म्स का जो सिनेरियो है वो 2-2, 3-3 हफ्ते लगते हैं कोई भी प्रोस्थेटिक फिट होने में। वेयरल्स हमारा जो प्रोस्थेटिक था वो इतना सिंपल था कि विद इन 15 मिनट्स मैंने सिद्रा को लिम्ब पहनाया एंड शी वाज एबल टू यूज़ इट। ऑल्दो मुझे लैंग्वेजेस के बड़े चैलेंजेस थे, उसको बताना पड़ रहा था मूवमेंट्स करके, और वो उसको लग रहा था कि शायद सर्जरी दोबारा से होगी। तो वो सारी चीज़ें जब इतनी स्मूथली हुई तो नाउ एवरीबडी इज़ कॉन्फिडेंट कि अब गाज़ा के अंदर जो है वो मोबाइल हमारे एप्लीकेशन के थ्रू मेजरमेंट्स ली जाएंगी और हम यहाँ से लिम्स बना के भेजेंगे। अच्छा, पहली जो आपने लिम्ब दी थी सिद्रा को, वो उसको पसंद नहीं आई शायद? नहीं, सिद्रा को हमने नहीं दी थी। सिद्रा को वहीं लोकली उन्होंने प्लास्टिक की कोई लिम्ब बना के दी थी। ऑल्दो वो भी हमारे लिम्ब से ज़्यादा एक्सपेंसिव उनको पड़ी थी, बट उसकी जो मदर थी उसने ये प्रॉमिस किया हुआ था सिद्रा से कि मैं तब तक तुम्हें गाज़ा नहीं लेके जाऊंगी जब तक तुम्हारे पास कोई चीज़ फंक्शनल ना हो। अच्छा, फंक्शनल से आपकी क्या मुराद है यहाँ पर? फंक्शनल से मुराद ये कि कोई ऐसी डिवाइस या प्रोस्थेटिक जो काम कर सके, मतलब कि आप अपने हाथ मुट्ठी बंद कर सकें, कुछ कर सकें, जो आम इन हाथ काम करते हैं तकरीबन बिल्कुल उतना कर सके। और आप हैरान होंगे कि सिद्रा 15 मिनट्स के बाद उसने पानी की बोतल उठा के अपनी मदर को दी। और जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था उन तमाम डॉक्टर्स को वहाँ पे, तो मैं दोनों मदर्स को देख रहा था जो अपने बच्चों के साथ उनको लिम्स पहनाए हुए। तो एक चीज़ मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट नोट की कि वो उनके जो आर्टिफिशियल लिम्स थे हमारे बनाए हुए, उनकी फिंगर्स को जो है ना ऐसे पकड़ी हुई थी जैसे उन्होंने कोई असली हाथ बच्चों का पकड़ा हो। बिकॉज ऑब्वियसली दैट्स अ फीलिंग जो एक पेरेंट मिस करता है कि अपने बच्चों के हाथ पकड़ना और उनको उसी तरीके से अपने बच्चे आपको गले लगाए। बिल्कुल। सो और सिद्रा ने भी जो है जब प्रोस्थेटिक लग गया तो वो वीडियो कॉल पे अपने फादर को जब दिखा रही थी तो वो उनको हार्ट शेप बना के दिखा रही थी और उसी हाथ से। और वो पिक्चर भी जो है वो उसने मेरे साथ आगे खुद खड़े होकर पिक्चर भी खिंचवाई। सो ऑल दीज आर प्राइसलेस मोमेंट्स। जो आपके लिए कितने इमोशनल मोमेंट्स आए? बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबसे जो मुझे अच्छी बात लगी वो ये थी कि जब लोगों को ये पता चलता था कि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से आई है तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होते थे और उसके बाद बहुत ज़्यादा खुश होते थे। ख़ास तौर पे जो लोग, जो फ़लस्तीन के लोग थे, जो जॉर्डन के लोग थे, मतलब वो आपस में यही बात कर रहे होते थे कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है लेकिन शायद हमने एक्सप्लोर नहीं किया। अब हमने देख लिया। अच्छा, ये तो हुई सिद्रा की कहानी। जो हिब्बतुल्लाह है वो आई थिंक उनकी 3 आज़ा का हिब्बतुल्लाह का बहुत क्रिटिकल। एक वक्फा लेते हैं फिर उनके बाद जी वेलकम बैक। अच्छा, अब सिद्रा की तो हमने बात की। हिब्बतुल्लाह, उनकी तो मेरे ख्याल दोनों बाजू और एक टांग कटी हुई थी। ये कितना मुश्किल काम था? बहुत मुश्किल केस है। और शुरू में क्योंकि हमने उसकी मेजरमेंट्स ली थी और हम भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि इस बच्ची के लिए क्या करें, क्योंकि उसकी एज बहुत कम है, कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई हुई, एंड शी इज़ वेरी क्रैंकी। रोना, क्या उम्र थी? 3.5 साल की। 3.5 और उसके तीनों मतलब 2 हाथ अबव द शोल्डर्स, एंड उसको बस उसको दिल बहलाने के लिए टैबलेट ही दिया हुआ था, वो उसी पे खुश रहती थी और कोशिश करते थे कि उसको डाइवर्ट करके रखें। और जब वो सिद्रा को देखती थी और उसका लिम्ब मूव होते हुए देखती थी तो उसको और फील होता था कि अच्छा इसको लिख गया है, मेरी कब बारी आएगी। बहुत मुश्किल ऑब्वियसली मोमेंट था। एक तरफ हम बहुत ज़्यादा खुशी देख रहे थे और दूसरी तरफ हम ये सोच रहे थे कि काश हम इसके लिए भी कुछ कर सकें। सो हमने इनिशियली तो उसके लिए जो प्रोस्थेटिक्स बनाए हैं वो सिर्फ इसलिए बनाए थे ताकि उसका एक तो वेट बेयरिंग उसकी हो सके, एंड फर्दर उसको असेस करने के लिए कि फ़र्दर उसकी मोबिलिटी क्या है। अब जो हम उसके लिम्स डेवलप कर रहे हैं मज़ीद, उसमें हम मोटर्स ऐड कर रहे हैं ताकि वो अपनी एटलीस्ट कुछ मूवमेंट्स कर सके। अभी भी जो उसको प्रोस्थेटिक्स दिए गए हैं उससे वो चल तो लेती है, लेकिन उसके साथ साथ जब अपर लिम्स की बारी आती है तो उसमें हम उसको कुछ पकड़ा देते थे और शी वॉज एबल टू लाइक जूस पी लेती थी और इस तरह के बहुत छोटे छोटे काम हैं। हम मोस्ट लाइकली अगस्त के अंदर हम दोबारा से वहाँ पे ट्रेनिंग्स देने जा रहे हैं और वहाँ के जो रॉयल मेडिकल का स्टाफ है जॉर्डन का और जो मफाज क्लिनिक के लोग हैं उनको हम ट्रेन करेंगे ताकि वो अंदर जाके ये काम कर सकें और हिब्बतुल्लाह के लिम्स भी हम तो उनके साथ अभी आपकी पार्टनरशिप जारी है और फिर अगले स्टेज तक ये जी बिल्कुल। हमारा एक उनके साथ कोलैबोरेशन साइन हुआ है जिसमें अब हम 100 या 100+ लिम्स जो हैं बहुत आसानी से वहाँ पे डिलीवर कर पा रहे होंगे। अच्छा, ये आप एक चीज़ को लाए हैं हमें दिखाने के लिए, ये ज़रा बताएं इसकी टेंस है। सो ये एक डिवाइस है जो कि आपके अपने हैंड जेस्चर को मिमिक करती है
और यूजली जब लोग पूछते हैं कि लिम्स कैसे मूव करते हैं, ये इसमें समझ लें सिर्फ 6 मोटर्स हैं, और अगर आपको असली इंसानी हाथ बनाना हो तो आपको 26 मोटर्स चाहिए और मिलियंस ऑफ सेंसर्स चाहिए जो आपको हीट एंड कोल्ड और सारी चीज़ें बता सकें। सो अगर आप अपना हाथ इसके आगे लेकर आएंगे तो शायद ये थोड़ा सा अगर पीछे ले जाएं तो ये आपको मिमिक करेगा, एंड देन यू आर एबल टू कंट्रोल द फिंगर्स। एक सेकंड, अभी ब्रेक में तो चल रहा था। थोड़ा सा पीछे कर, थोड़ा पीछे करें। सो वो कैप्चर करता है, एंड देन इट हैज़ अ स्मॉल कंप्यूटर इनसाइड। तो ये बेसिकली आपका वर्किंग मॉडल है जी, जस्ट टू गिव पीपल डेमो कि आप फंक्शनैलिटी तो बहुत सारी अचीव कर सकते हैं, आप डिज़ाइन को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें सोचना होता है कि लाइट वेट क्या हो सकता है और फंक्शनल क्या हो सकता है, तो इसीलिए हम डिफरेंट मॉडल्स फिर बना रहे होते हैं। सही है। चलिए, प्रोस्थेटिक्स की हम बात कर रहे हैं तो एक और प्रोस्थेटिक्स रिलेटेड खबर है सिंध से, ये शायद आपने सुनी भी हो। आपको याद होगा, आपको भी, आप चूँकि इस से वाबस्ता हैं, पिछले साल जून में सांगड़ से खबर आई थी कि कोई वहाँ का जो लैंडलॉर्ड है या जिसकी ज़मीन थी, उसने एक ऊँटनी की टांगें काट दी, इसलिए कि उसका ख्याल था कि ऊँटनी जानबूझ के प्री प्लान करके उसके खेत में घुसी होगी और उसने उसका खेत उजाड़ा होगा, तो ज़ाहिर सज़ा भी फिर ऊँटनी को मिलनी चाहिए, तो उसने टांगें काट दी। उस पर फिर शोर वोर मचा था, जो इलाके के MP MN हैं उन्होंने भी इस कॉज को कैरी किया, तो उसका नाम रखा गया कैमी। उसको कराची ले जाया गया और यहाँ कम्प्रीहेंसिव डिज़ास्टर रिस्पांस सर्विसेज CDRS, उन्होंने 1 साल उस पर काम किया, और अब ये हुआ है कि आज खबर आई है कि वो पहली बार उठ खड़ी हुई। उसकी डिज़ाइन में हमने हेल्प की थी। अच्छा, आपने उसके डिजाइन में? हाँ, तो वो जरा बताएं। तो आप फिर बताएं, हम पता नहीं क्यों बता रहे हैं इसके। तो वो बड़ा खामखा देख रहे थे। हाँ, ये देखता जा रहा है कि हाँ कितना क्या पता है। बहुत वो क्रिटिकल केस था, और हमने उसकी फिर कास्टिंग्स की, उसका एक पूरा प्लान किया, फिर दे वर एबल टू कनेक्ट अस टू द इंटरनेशनल कंपनीज जो कि ये काम बहुत अरसे से कर रही हैं, बिकॉज हम ह्यूमन प्रोस्थेटिक्स तो बनाते हैं, एनिमल्स के नहीं बनाते थे। हमने कुछ उनको कास्ट बना के भेजे, एंड दे वर एबल टू मेक समथिंग फॉर हर, जो कि इनिशियल डिज़ाइन है, एंड नाउ इट विल बी ऑन गोइंग प्रोसेस कि वो थोड़ा सा और इम्प्रूव करेगी, एंड एबल टू नाउ अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ एबल टू वॉक अगेन। तो बड़ा 1 साल का बड़ा इंटेंसिव पीरियड रहा, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स और इसके साथ साथ आपको फिर एनिमल प्रोस्थेटिक्स की भी एक्सपीरियंस मिल गया साथ। जी बिल्कुल, एंड होपफुली विल बी एबल टू लॉन्च इट इन कपल ऑफ मंथ्स, और वही आप अपने मोबाइल से मेजर करेंगे और हम आपको एनिमल्स के प्रोस्थेटिक्स भेज देंगे। एनिमल प्रोस्थेटिक्स की डिमांड है ग्लोबली क्या? बहुत ज़्यादा है, और अनफॉर्चुनेटली लेकिन वो बहुत सिंपल हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। ओके, ठीक है। वो मैंने देखा कि वो जो वीडियो में ऊँटनी जो है वो पहले तो खड़ी हुई, और फिर उसने हैरत से देखा ये क्या है मेरी दाएं टांग पे, फिर उसने चेक करने के लिए ज़ोर ज़ोर से उसे चलाया, चेक किया कि ये क्या चीज़ है और इससे मैं क्या हेल्प ले सकती हूँ। तो अनस से एक आखिरी सवाल, अब वक्त थोड़ा सा कम है। जनरल आपकी अगर वहाँ पर लोगों से इंटरेक्शन हुई उर्दन में, क्या उनकी थिंकिंग है ये जो अभी मिडल ईस्ट में जो हो रहा है, गज़ा में हो रहा है, आपको क्या हमौसा महसूस हुआ वहाँ पर, या डिफरेंट व्यूज़ हैं? लोगों ने सॉर्ट ऑफ एक्सेप्ट कर लिया है कि दिस इज़ अ रियलिटी अनफॉर्चुनेटली, और लोग बस इसी के साथ सरवाइव करना सीख रहे हैं कि ऐसे ही हालात रहेंगे, शायद इम्प्रूव हो ना हो। बड़ा मुश्किल है, और इस वक्त सब लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वहाँ पे कुछ सीज़ फायर हो, क्योंकि जॉर्डन के अंदर अपनी पॉपुलेशन बहुत कम है, फ़लस्तीन के इमिग्रेशन, सीरिया के इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इराक़ के इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो एक ओवरऑल एक बड़ा पर्सपेक्टिव यही है कि हालात थोड़े से बेहतर हो जाएं, और दे ऑल बिलीव कि जो है ना वहाँ पे कुछ इस तरह का सिस्टम बन जाए जहाँ पे लोग आपस में मिल के रह सकें। चलें, आइडिया अच्छा है, शायद इम्प्लीमेंटेशन इतनी आसान ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन अनस, और आपका भी देखने के लिए, और आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।